नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया में नेशनल मूवमेंट के आगे के घटनाक्रम को। तो आपको याद हो तो मैंने लेक्चर नंबर 53 में क्विट इंडिया मूवमेंट आपसे डिस्कस किया था। याद कीजिए, 1942 अगस्त के महीने में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी। तुरंत ही सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद देश में जो आंदोलन है उसको सेकेंड टीयर या फिर जवान पीढ़ी के नेता लीड कर रहे थे। सीनियर लीडरशिप सभी जेल में थी, इंक्लूडिंग गांधी, नेहरू, पटेल, एवरीवन वाज इन जेल। और 1944 तक हालात ऐसे हो चुके थे कि ये मूवमेंट पर क्रैकडाउन बहुत हो गया था। सरकार ने बहुत ज़्यादा पुलिस एक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी। भारत छोड़ो आंदोलन के पैरेलल में मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान देश बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो आज इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान की डिमांड जो मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में ऑफिशियली करी गई थी वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कैसे होती है, उसका घटनाक्रम क्या है। तो उसमें जिन्ना गांधी टॉक्स क्या थी और राजा जी फॉर्मूला क्या है, वेवल प्लान क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी लेक्चर का नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप लेक्चर के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यू कैन सर्च बाय दिस नेम। पाथफाइंडर का टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करेंगे तो मेरी स्पेशल क्लासेस जो कंप्लीटली फ्री हैं, इट इज़ फॉर एवरीवन, उसको आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन उसका प्राप्त कर सकते हैं। तो 28 तो 29 दिसंबर को सेट 7 और सेट 8 एनसीईआरटी पॉलिटी एमसीक्यूज के मैं लेकर आ रहा हूँ। डू ज्वाइन दीज क्लासेस, इसके लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के माध्यम से आप ये सभी क्लासेस को लाइव देख सकते हैं। देखिए, यूट्यूब पे भी हम पढ़ाते हैं डेफिनेटली, लेकिन यूट्यूब का एक लिमिटेशन है, लाइव क्लासेस में वो लिमिटेशन नहीं होता। देयर इज मच मोर इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द एजुकेटर्स। तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। यू गेट क्लासेस, टेस्ट सीरीज और साथ में नोट्स। अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नोट्स भी मिलेंगे और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं करवाता है अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी। आइकॉनिक में यू विल गेट वन-on-one मेंटरिंग अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर फैसिलिटीज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें महिपाल कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्राइसेस वहां पर सीधे 10% कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दी 1 ईयर प्लस कोर्स इज अवेलेबल फॉर 50,000 रुपीज, लेकिन अगर आप महिपाल कोड लगा देते हैं वहां पर तो वो 45,000 का हो जाता है। एंड अगर आप ईएमआई पे ले रहे हैं देन इट विल कॉस्ट यू 3,900 रुपीज पर मंथ। तो ये एक ईएमआई ऑप्शन भी हम अवेलेबल कराते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शनल के कोर्सेज भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं और ऑप्शनल और जीएस के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर, जिसमें दोनों शामिल हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छा मॉनिटरी डिस्काउंट मिल जाता है। सो डू चेक इट आउट। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अनअकैडमी ऐप की होम पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको नए बैचेस के, अपकमिंग बैचेस के लिंक्स मिल जाएंगे। सो हिंदी, इंग्लिश एंड मिक्स बैचेस, एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द ऐप। सब्सक्रिप्शन अवेल कैसे करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो पहला लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए और आपको पूरा प्रोसेस आगे समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू राजाजी फॉर्मूला या सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला ऑफ 1944। देखिए, 1942 से सारे नेता जेल में थे, गांधी हो, नेहरू हो, सभी जेल में थे, लेकिन राजा जी जेल में नहीं थे। राजा जी ये है कौन? ये कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता थे, गांधी जी के बहुत ही खास थे। ही हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद महात्मा गांधी। इनफैक्ट गांधी जी ने इन्हें अपना कॉन्शियंस कीपर भी कहा था। ये लिख लेना, नोट्स में लिखा हुआ नहीं है। सो गांधी जी कॉल्ड राजा जी एज हिज कॉन्शियंस कीपर। ये वैसे मद्रास प्रेसिडेंसी को बिलोंग करते थे। ही वॉज इवन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास। तो 1937 में जब कांग्रेस चुनाव जीती थी तो सी राजगोपालाचारी ये बने थे मद्रास के मिनिस्टर। और जो 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसमें इन्होंने दांडी मार्च की तरह ही एक आंदोलन लीड किया था तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी एरिया में। तो राजा जी सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, लेकिन एक बात पे इनकी कांग्रेस से बनी नहीं। कांग्रेस में इन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम लीग से बात करनी चाहिए और ब्रिटिश को सपोर्ट करो। तो इन्होंने 1940 में कहा कि ब्रिटिश को सपोर्ट करो क्योंकि हम पे खतरा है, हम पर जापान अटैक कर सकता है कभी भी। लेकिन आपको याद ही है, पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके थे कि कांग्रेस ने ये वाली बात मानी नहीं। तो राजा जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था
टेक्निकली ही वॉज नॉट इन द पार्टी अराउंड 1941-42, तो ये जेल नहीं गए थे क्योंकि ये पार्टी में नहीं थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं थे, बिकॉज ही हैड अ डिफरेंट लाइन ऑफ थिंकिंग फ्रॉम द पार्टी एट दैट टाइम। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इन्होंने जीवन भर के लिए छोड़ ली फिर से आ गए थे, लेकिन 1943-44 वाला जो समय है उस समय ये जेल में नहीं थे। तो होता यह है कि 42, 43, 44 जब सारे नेता जेल में है उस समय देश में काफ़ी हिंसा भी हुई थी। तो गांधी जी और कांग्रेस पर इस हिंसा का आरोप मढ़ दिया ब्रिटिश सरकार ने। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मैं तो जेल में बैठा हूँ, सारे कांग्रेस के नेता जेल में हैं, तो आप तो अपनी इंक्वायरी करवाइए और वैसे भी आप क्रैकडाउन बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। गांधी जी पर जब सरकार ने ज़्यादा आरोप लगाए तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी, कहा कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कर लो, अगर मेरा नाम आ जाता है तो ठीक है। तो अल्टीमेटली कोई इंक्वायरी नहीं हुई और 1944 के मई महीने में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इस समय गांधी जी जब जेल में थे 2 साल के लिए, तो उनकी वाइफ भी जेल में थी और इसी जेल प्रवास के दौरान उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू बैड हेल्थ, और इन्हें डॉक्टर्स वगैरह टाइमली अवेलेबल नहीं करवाए गए थे, ऐसा गांधी जी ने कहा। सरकार कहती थी बाद में कि हमने तो करवा दिए थे डॉक्टर अवेलेबल, वॉट एवर इट वॉज। कस्तूरबा गांधी एंड ऑल्सो गांधी जी पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई, इन दोनों की मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग दिस जेल टर्म। और आज़ादी से पहले ये गांधी जी आखिरी बार जेल गए थे, तो बहुत साल जेल गए, वो कई बार जेल गए, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, तो ये इनका आखिरी जेल प्रवास था। तो वैसे यूपीएससी तो पूछेगा नहीं, लेकिन कभी स्टेट पीसीएस इस तरह का सवाल पूछ सकता है कि गांधी जी आखिरी बार जेल कब गए थे, तो वो इस मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 से 44 तक। ओके, एंड अगेन सिर्फ गांधी जी जेल नहीं गए थे, हजारों लोग जेल गए थे, ये भी हमेशा दिमाग में रखना। लेकिन सवाल आपसे हजारों लोगों का नहीं पूछा जाने वाला है, सवाल आपसे गांधी जी और इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा जो बड़े बड़े नेता हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स को याद रखिए। अब आ जाते हैं वापस राजा जी फॉर्मूला पर। तो देखिए, जब गांधी जी जेल में थे तभी राजा जी ने इनसे बात करनी शुरू करी कि कुछ हो ही नहीं रहा है आज़ादी को लेकर। 42 में आप लोग जेल में गए हो, तब से लेकर 44 आ गया है, अभी तक ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आज़ादी दे रही है, ना कोई और बातचीत कर रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रुख साफ कर लिया था, पहले आप अपना आपस का झगड़ा सुलझाइए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर ये तय करें कि आपको चाहिए क्या, किस तरह की आज़ादी लोगे आप, फिर हमारे पास आओ, फिर हमसे बात करो। तो ऐसे में गांधी जी ने राजा जी को कहा कि आप बाहर हैं जेल से, तो आप बात कीजिए मोहम्मद अली जिन्ना से, मुस्लिम लीग से, और देखिए क्या हो सकता है। तो राजा जी ने अपने कुछ प्रपोजल्स रखे मुस्लिम लीग के सामने। तो इनका मकसद क्या था, डेडलॉक जो हो रखा था पिछले 2 साल से, आज़ादी की दिशा में कोई बातचीत नहीं हो पाई थी, उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ये वार्ता हुई। तो राजा जी ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत शुरू करी। उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए कि किस तरह से देश को आज़ादी मिलेगी, क्या विभाजन होगा तो किस तरह से विभाजन होगा, इसको लेकर कुछ प्रस्ताव इन्होंने सामने रखे। अब राजा जी ने जब ये बात मुस्लिम लीग के सामने रखी, तो पहली बात याद रखना, ये कांग्रेस की तरफ से पहली बार एक्सेप्ट किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग को एक अलग देश चाहिए। तो 1940 में जब से मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली एक अलग देश की मांग करी थी, डिमांड फॉर पाकिस्तान, उसके बाद कभी भी कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन इस बार ये देखा गया कि कांग्रेस ने एक तरह से उसे सहमति दे दी है। हालांकि एक पॉइंट मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कभी भी ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। राजा जी अपने तरफ से ये प्रपोजल लेकर गए थे, डेफिनेटली कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप का इनको सहयोग था, लेकिन क्योंकि ये बात फाइनल ही नहीं हुई, तो इसीलिए कभी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कांग्रेस के सेशन में इस पर कोई प्रस्ताव ओके नहीं किया गया। ओके, तो अब ये प्रस्ताव था क्या, देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे और ब्रिटिश हुकूमत से कहेंगे कि आप हमें आज़ादी दे दो। आज़ादी के पहले एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी और उसमें दोनों हिस्सेदार होंगे। जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होता है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं वहाँ की पूरी आबादी, इसको हाईलाइट कर लेना वर्ड को, एंटायर पॉपुलेशन जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है, बेसिकली आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस वाले रीजन में जितनी भी आबादी है उनके बीच में एक वोट कराया जाएगा, प्लेबिसाइट कराया जाएगा। प्लेबिसाइट का मतलब है कि आपसे वोट करवाया जाता है कि आपको किस देश में रहना है। उस वोट के आधार पर यह तय होगा कि क्या एक नया देश, एक स्वायत्त पाकिस्तान देश बनेगा या नहीं। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजा जी ने ऑफर किया था कि जो भी एरियाज हैं उनमें सभी लोग वोट डालेंगे और इन लोगों से पूछा जाएगा कि आपको अलग देश में रहना है या नहीं। मान लो उस प्लेबिसाइट के अंदर 70% लोग कह देते कि हमें एक अलग देश चाहिए, तो फिर एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश आज़ाद होंगे, लेकिन जॉइंटली डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन चलाएंगे। यानी कि ये जो 3 मंत्रालय हैं इनको कुछ समय के लिए एक साथ रखा जाएगा। लेकिन ये सभी शर्तें तब लागू हो सकती हैं जब ब्रिटेन भारत को पूरी आज़ादी दे दे, आधी अधूरी आज़ादी नहीं। इंडिया वांट्स फुल पावर्स
और जब ये फुल पावर मिलेगा उस समय हम विभाजन कर सकते हैं। तो इस तरह से पहली बार पाकिस्तान की डिमांड को कांग्रेस एक तरह से इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लेती है। ये नहीं माना कि पाकिस्तान अलग देश बना दो, लेकिन इतना तो मान लिया कि हाँ आप एक अलग देश मांग रहे हैं तो उसके लिए वोट करवा सकते हैं। इतनी बात कांग्रेस ने या फिर राजा जी ने, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने मान ली। अब राजा जी फॉर्मूला से कई हिंदू पार्टीज या हिंदू संगठन संतुष्ट नहीं थे। हिंदू महासभा जिसको लीड कर रहे थे उस समय विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर, उन्होंने ओपनली इस प्लान को गलत कहा। इन्होंने कहा कि ये प्लान बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए, देश के बंटवारे के ये खिलाफ थे। अब एक बार के लिए ये बातचीत, प्रिलिमिनरी बातचीत जो दोनों के बीच में हुई थी, राजा जी और मुस्लिम लीग के बीच में, उसके कुछ महीने बाद गांधी और जिन्ना आपस में मिलते हैं। तो गांधी जी मई में जेल से बाहर आ गए थे और सितंबर 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना को ये इनवाइट करते हैं कि आओ बातचीत करते हैं एंड जल्द से जल्द इंडिपेंडेंस के लिए कुछ देखते हैं। तो गांधी जिन्ना टॉक्स होती हैं 1944 सितंबर के महीने में। यहाँ पर सीआर प्लान को और डिटेल में इन्होंने डिस्कस किया। सो बेसिकली सीआर प्लान के बाद ही ये गांधी जिन्ना बातचीत होती है। इस मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर से ये बात कही कि जो 6 प्रांत हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं उन्हें देश से अलग किया जाएगा, आज़ादी के बाद एक नया देश बनेगा पाकिस्तान। गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर वोटिंग करवाओ, अगर वोटिंग में प्लेबिसाइट में लोग कहते हैं कि हाँ अलग होना है देन उनको अलग होने दीजिए, पहले अलग करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि केवल उस क्षेत्र के मुस्लिम्स अलग होना चाहते हो, लेकिन पंजाब जैसे प्रांत में केवल मुस्लिम्स नहीं है, देर आर सिख, देर आर हिंदूज, और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में मिक्स आबादी थी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और यहाँ पर कुछ भी फाइनल डिसीजन इनके बीच में नहीं हो पाता है। मेन ऑब्जेक्शन यही था मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना का कि आप केवल मुस्लिम से वोट करवाओ, जबकि गांधी जी ये कह रहे थे कि नहीं, वोट तो सभी लोग डालेंगे। कांग्रेस भी यही कह रही थी कि वोट डालना है तो फिर सभी लोगों से वोट डलवाइए। लेकिन जिन्ना को पता था ना, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं पंजाब के जहां पर मुस्लिम आबादी मान लीजिए 45% है, 50% है, तो यहाँ पर वो एब्सोल्यूट 50+ वोट मिलना तय नहीं था। दूसरा ऑब्जेक्शन जिन्ना को ये भी था कि डिफेंस कम्युनिकेशन ये कुछ हमें कॉमन नहीं चाहिए, हमें तो पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए पाकिस्तान की। और तीसरा, ये डिवीजन अंग्रेजों के जाने से पहले होना चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद नहीं। राजा जी फॉर्मूला में क्या कहा गया था, वोट होगा, पार्टीशन होगा अंग्रेजों के जाने के बाद। लेकिन यहाँ पर जिन्ना ने साफ कह दिया कि हमें तो ये सब कुछ अंग्रेजों के जाने के पहले चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद हमें भरोसा नहीं है कांग्रेस पर, कल को आप वोट ना कराओ। तो इस तरह से जिन्ना और गांधी जी के बीच की जो ये बातचीत है ये पूरी तरह से फेल हो जाती है। फिर एक बार और बात करने की कोशिश करी गई दो लोगों के द्वारा, भूला भाई देसाई जो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, और लियाकत अली खान, ही वॉज द सीनियर लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, आगे चलकर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। तो इन दोनों के बीच में जनवरी 1945 में, यानी कि गांधी जिन्ना टॉक्स के 4 महीने बाद एक बार फिर से बातचीत होती है। इस बार एक और प्रपोजल इन्होंने ड्राफ्ट किया, हालांकि ये भी अप्रूव नहीं हुआ। तो ठीक है, गांधी जिन्ना टॉक्स भी फेल हो जाती हैं और ये देसाई लियाकत पैक्ट भी फेल हो जाता है। लेकिन इसमें प्रपोजल क्या था तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर प्रस्ताव रखा गया कि एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाएंगे सेंटर पर। इंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट। तो जब तक पूरी एक चुनाव के बाद फुल एंड फाइनल सरकार नहीं बन जाती तब तक एक अंतरिम सरकार रहेगी, और इसमें कांग्रेस और लीग दोनों आधे आधे सदस्यों को चुनेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, यानी कि जो पार्लियामेंट होगी उस पार्लियामेंट में आधे सदस्य कांग्रेस और आधे सदस्य मुस्लिम लीग के द्वारा भेजे जाएंगे। 20% रिजर्वेशन होगा माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज में मेनली सबसे बड़ी माइनॉरिटी उस वक्त भारत की सिख मानी जा रही थी। तो दोनों ने कहा कि 20% रिजर्वेशन एंड बाकी आधी आधी सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बढ़ जाएंगी। लेकिन ये वाला जो प्लान है ये कभी फाइनलाइज नहीं हो पाया। कांग्रेस को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था ये, और मुस्लिम लीग को भी नहीं था। मुस्लिम लीग का कहना था कि भैया हमें अलग देश चाहिए, हमें कोई कॉमन लेजिस्लेचर नहीं चाहिए। और दूसरी ओर कांग्रेस कह रही थी कि यहाँ पर आधी सीट लेजिस्लेचर की मुस्लिम लीग को कैसे दे दें। तो कुल मिलाकर देसाई लियाकत समझौता भी फेल हो जाता है। कभी भी ये ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया गया, ना ही कांग्रेस के द्वारा ना ही मुस्लिम लीग के द्वारा। अच्छा, इस बीच में भारत के वाइसरॉय को बदल दिया गया था। आपको याद होगा पिछला वाइसरॉय था लिनलिथ गो। तो लिनलिथ गो वॉज द वाइसरॉय हु सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 36 से लेकर 43 तक वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन 1943 में यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को लगता है कि अब एक नया व्यक्ति भेजना चाहिए क्योंकि वहां पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो आर्चीबाल्ड वेवल को भेजा गया। आर्चीबाल्ड वेवल व्यक्ति जो है ये मेरे ख्याल से सबसे खराब किस्मत वाला टॉप ब्रिटिश व्यक्ति था। तो जहां जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने कैंपेन को लीड किया, ये आर्मी जनरल थे बाय द वे, तो इन्होंने जहां जहां पर ब्रिटिश आर्मी को लीड किया वहां पर ये हारे। ठीक है, एक तो ये हारे थे अफ्रीका में जर्मनी से, फिर यहाँ पर ये बर्मा के इंचार्ज थे। तो जब जापान की आर्मी आई थी तो बर्मा में रिट्रीट हुई थी, तब ही वॉज द लीडर बिकॉज ही वॉज द कमांडर ऑफ इंडिया।
1941 से 43 तक ये इंडिया के कमांडर थे। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एशिया के अंदर कई सारे जो थिएटर ऑफ वॉर्स थे उसमें इन्हीं को लीड दिया गया था ब्रिटिश आर्मी का। तो इधर वो इराक वाली साइड पे भी इन्हीं की लीड थी, इन्हीं का कैंपेन था, और दूसरी तरफ यहाँ बर्मा में। तो बर्मा वाली हार इनके लिए बहुत ही मतलब एक कैरियर पर धब्बा लग जाता है कि जब आप इतनी बुरी तरह से हारते हैं, क्योंकि जापान की आर्मी ने इनको बर्मा से पूरी तरह खदेड़ दिया। इतनी बड़ी कॉलोनी ब्रिटेन की वो पूरी जा चुकी थी इनके हाथ से। और वेवल को उसके बाद फिर से लंदन बुला लिया गया। कुछ महीने वेवल वहाँ बैठे रहते हैं लंदन में, लेकिन फिर अचानक से विंस्टन चर्चिल को आइडिया आता है कि इसको वाइसरॉय बना के भेज देते हैं, क्या पता ये कुछ काम वहाँ पर कर जाए। तो अक्टूबर 1943 में आर्चीबाल्ड वेवल को भेजा जाता है भारत। और वेवल के कार्यकाल की दो इंपॉर्टेंट घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है। एक तो वेवल प्लान जो इन्होंने यहाँ पर शिमला कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रखा। तो 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें भी वेवल ने कोशिश यही करी थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का जो एक गतिरोध है इसको सॉल्व किया जाए, किसी तरह से इनको आपस में समझौता करवा के देश को आज़ाद करवा दो। लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है और शिमला कॉन्फ्रेंस भी एक तरह से फेलियर है। और कुल मिलाकर वेवल अपने यहाँ पर 3 साल के कार्यकाल में, ही वॉज हियर फ्रॉम अक्टूबर 1943 टू फरवरी 1947, तो 44, 45, 46 3 साल का लगभग इनका कार्यकाल है। इन 3 सालों में ये गतिरोध को तोड़ नहीं पाए और भारत को आज़ादी मिल नहीं पाई। तो फाइनली फरवरी 1947 में सरकार का इनसे भरोसा उठ जाता है और इनको वापस बुलाकर माउंट बैटन को भेजा जाता है। सो वेवल इज द सेकेंड लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकेंड लास्ट वाइसरॉय है, लास्ट वाइसरॉय होगा माउंट बैटन। तो वेवल प्लान क्या है इसको देख लेते हैं। 25 जून 1945 को वाइसरॉय वेवल ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपको याद होगा शिमला अंग्रेजों की गर्मियों की राजधानी थी। तो हर 6 महीने ये अपना बोरिया बिस्तर बांधते थे, पहले कलकत्ता से, बाद में दिल्ली से, और ट्रेन में सबको बिठाकर पूरी सरकार को ले जाते थे शिमला। तो शिमला में गर्मियों में जब वहाँ सरकार होती थी तो कई मीटिंग्स भी वहीं पर आयोजित करी जाती थी। तो वाइसरॉय वेवल ने सारे नेताओं को बुलाया, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस, सिख पार्टीज जैसे कि अकाली दल, इन सभी को बुलाया गया और बोला कि आओ बैठो, बात करते हैं और अब आज़ादी के लिए प्लान करते हैं। क्योंकि जून 1945 ऑलरेडी यूरोप में वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका है, हिटलर हार चुका है, जर्मनी हार चुका है, केवल जापान को सरेंडर करना बाकी है, वो भी अगस्त के महीने में हो जाएगा। तो लगभग युद्ध खत्म सा ही हो गया एक तरह से आप मान लीजिए, और इसीलिए अब इन्हें भी जल्दी है कि फटाफट इंडिपेंडेंस दी जाए। तो वेवल का प्लान क्या था, वेवल का प्रस्ताव क्या था कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है भारत में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की, उसमें नए तरीके से रिफॉर्म किए जाएं। क्योंकि उसमें रिफॉर्म तो करना ही था, युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद रिफॉर्म तो करना ही था और एक नया संविधान भी बनता। तो अब ब्रिटिश इस दिशा में तो देखने लग गए थे कि हमें आज़ादी देनी है। तो यहाँ पर सभी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ आइए ये जानते हैं। सबसे पहले कुछ फोटोज देख लो। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज खींचे गए थे। तो कई सारे इंटरनेट पर आपको फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं राजेंद्र प्रसाद, ये राजा जी, मोहम्मद अली जिन्ना। सो देयर वर ऑल पॉलिटिकल लीडर्स प्रेजेंट हियर। तो इस शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल या ब्रिटिश सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा आइए उनको जानते हैं। तो पहले इन्होंने ये कहा इन प्रिंसिपल कि देखो आज़ादी तो देनी है, कोई डेट की बात नहीं करी, लेकिन ये कहा कि अगर आप ये प्रस्ताव मान लोगे तो आपको आज़ादी दे देंगे। ओके, फाइनल आज़ादी की बात जो है वो कैबिनेट मिशन में करी गई थी, ये भी ध्यान में रखना। अगले साल आएगा वो 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन। अभी हम 1945 में है शिमला कॉन्फ्रेंस पर। तो यहाँ पर वेवल ने क्या प्रस्ताव रखा कि देखो टॉप मोस्ट बॉडी क्या होती है यहाँ पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन चला रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी मेंबर भारतीय बना देंगे, A to Z सारे मेंबर भारतीय हैं, केवल 2 को छोड़कर। एक तो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय और दूसरा कमांडर इन चीफ, यानी कि मिलिट्री अध्यक्ष ब्रिटिश होगा और गवर्नर जनरल होगा ब्रिटिश। उसके अलावा सारे सदस्य इंडियन होंगे। और ये वाली काउंसिल जो है ये क्या काम करेगी, एक अंतरिम सरकार का काम करेगी जब तक कि एक फाइनल संविधान नहीं बना लेते आप लोग, और तब तक ये वाली काउंसिल काम करती रहेगी। और हिंदूज और मुस्लिम्स को इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बिल्कुल बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, 50-50% दोनों को सीट मिलेंगी। सो 50% विल बी मुस्लिम्स, 50% विल बी हिंदूज। तो डिफेंस के अलावा जितने भी पोर्टफोलियो हैं वो सभी इंडियन मेंबर्स के पास जाएंगे। बेसिकली देश का जो डिफेंस है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ ही था या होना बाकी था, इसीलिए वो डिफेंस भारतीय लोगों को नहीं देना चाह रहे थे। फिर ये जो नई काउंसिल होगी इसका मेन काम यही होगा कि एक अंतरिम सरकार का काम करे। 1935 वाला एक्ट जो लागू था उसी के अनुसार काम चलता रहेगा और तब तक संविधान बनेगा। लेकिन 1935 वाले एक्ट में क्या था कि जो सरकार है वो असेंबली के प्रति जिम्मेदार नहीं होती। जैसे आज के समय में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट,
तो भारत में जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद है, वो सभी संसद के प्रति जिम्मेदार हैं, संसद में उनसे सवाल पूछे जाते हैं। 1935 के एक्ट में ऐसा ज़्यादा डिटेल में कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इट वाज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये जनता के द्वारा ना तो चुनी गई है, ना ही ये जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ये सिस्टम पुराना 1935 वाला ही चलता रहता। और गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़बरदस्त वीटो अधिकार होते थे, तो ये वीटो अधिकार जो हैं ये इनके पास बने रहेंगे। तो मान लो कि कोई भारतीय मंत्री कुछ नया करना चाहता है तो उसके खिलाफ गवर्नर जनरल वीटो कर सकते हैं। अब ये व्यवस्था कितने समय तक चलेगी किसी को नहीं पता था। संविधान लिखने में 2 साल भी लग सकते थे, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते थे, लेकिन अंग्रेज इतना तैयार हो गए थे कि सारे मंत्री आपके बना देंगे, लेकिन वीटो पावर हमारे गवर्नर जनरल की बनी रहेगी। फिर जितने भी पार्टीज हैं अलग अलग, ये सभी मिलकर एक लिस्ट सबमिट करें कि ये लोगों को मंत्री बनाना है। तो आप मिलकर तय कर लो कि कौन कौन मंत्री बनेगा, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो आपको ही डिसाइड करना है। मान लो कि अगर आप एक लिस्ट पर ओके नहीं कर पाते, मतलब सभी लोग, सारी पार्टीज मिलकर एक ही लिस्ट पर सहमति नहीं बना पाते हैं, तो फिर आप अलग अलग लिस्ट दीजिए। हिंदूज अपनी लिस्ट दें, मुस्लिम्स अपनी लिस्ट दें, तो ज्वाइंट नहीं दे सकते तो सेपरेट लिस्ट दे दीजिए, फिर आगे का हम देख लेंगे। लेकिन अब यहां पर गतिरोध आ जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि जो 50% सीट्स मुस्लिम्स को दी गई है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो सभी सीट मुस्लिम लीग के द्वारा नामित करी जाएंगी। यानी कि जो भी नॉमिनेशंस होंगे उस सीट पर, वो मुस्लिम लीग कहेगी कि ये मुस्लिम व्यक्ति एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं। अरे कांग्रेस को तो सपोर्ट करते हैं इतने सारे मुस्लिम लोग देश के। तो अगर हमने ये मान लिया कि देश के सभी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मुस्लिम लीग है, तो ये तो कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स के साथ धोखा है, कांग्रेस के मुस्लिम फॉलोअर्स के साथ धोखा है। इनफैक्ट मौलाना अबुल कलाम आजाद, हु वाज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस अध्यक्ष खुद मुस्लिम थे उस समय, तो मौलाना आजाद ने कहा कि भाई फिर हम क्या करें, जॉब छोड़ दें। मतलब उसी टेबल पे बैठे थे वो, और जिन्ना ने ये बात कही थी कि एक भी मुस्लिम व्यक्ति कांग्रेस नॉमिनेट नहीं करेगी, और खुद कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त एक मुस्लिम थे, मौलाना आजाद। इसके अलावा जिन्ना ने एक और इंपॉर्टेंट डिमांड रखी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाने वाला है भविष्य में, तो उस समय 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होनी जरूरी है। मान लो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 21 मेंबर्स हैं, तो अब यहां पर अगर कोई बड़ा निर्णय है जिसमें मुस्लिम मेंबर्स को आपत्ति है, तो ऐसे निर्णय में कम से कम 15 वोट आवश्यक हों। तो मोर देन 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगा, 14-15 मेंबर्स जो हैं वो वोट डालेंगे, तब ये रेजोल्यूशन या कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय पास हो सकता है। और इसके उपरांत वीटो भी चाहिए, यानी कि मुस्लिम मेंबर्स को वीटो पावर रहेगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर उन्हें सही नहीं लगता तो वो उसे रोक सकते हैं अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके। तो ये वाली जो डिमांड्स थी, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। मौलाना आज़ाद ने ये कहा कि अगर हमने ये डिमांड्स मान ली तो हम हमारे मुस्लिम सपोर्टर्स के साथ धोखा कर देंगे। तो ऐसे में ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है और वेवल का पूरा प्रपोजल फेल हो जाता है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद देश में 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पहला, मुस्लिम लीग अपने आप को देश के सभी मुस्लिम्स का एकमात्र प्रतिनिधि समझने लग गई और कई लोग भी मानने लग गए। तो ये बात डेफिनेटली प्रूव होती गई कि मुस्लिम लीग का कद धीरे धीरे देश की राजनीति में बढ़ता जा रहा है। अब देखो यहां पर एक बात बताता हूं, 1937 के चुनाव याद है आपको? 1937 के इलेक्शंस में क्या हुआ था? देश में 1585 सीटों में से मुस्लिम लीग को केवल 106 सीट मिली थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग को यहां पर इतनी तवज्जो दी जा रही है। मतलब ब्रिटिश उन्हें ये कह रहे हैं कि भाई जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक देश का आज़ादी नहीं मिलेगी, देश का बंटवारा करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके कहने के ऊपर है। तो मतलब ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो चल रही है यहाँ पर भी। अगर वो चाहते तो इनको तवज्जो नहीं देते, दे कुड हैव बीन ट्रीटेड एट द सेम लेवल एज अदर रीजनल पार्टीज। जैसे कि एक लिबरल पार्टी थी, उसके भी थोड़े बहुत सीट थे, लेकिन उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी जितनी मुस्लिम लीग को दी जा रही थी। तो ये अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था। हालांकि एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि इसके जस्ट बाद में चुनाव होते हैं। तो शिमला कॉन्फ्रेंस के कुछ ही महीने बाद जनवरी 1946 में फिर से चुनाव हुए। आखिरी बार चुनाव कब हुए थे? 1937 में, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया था। अब वापस वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद चुनाव होते हैं। इस बार मुस्लिम लीग 425 सीटें जीतने में सफल रहती है। तो जहां पहले उनको 109 सीट मिली थी, इस बार 425, ऑलमोस्ट 1/3, लगभग 30% के आसपास सीट ये जीत कर आते हैं। तो जो संदेश इस कॉन्फ्रेंस से गया था कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिम्स की प्रतिनिधि है, वो 1946 के चुनाव से बिल्कुल प्रूव हो जाता है। इसके पहले प्रूफ नहीं था, लेकिन अब तो प्रूव हो जाता है कि यही मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कारण
जितनी भी मुस्लिम सीट्स हैं उनमें से 87% मुस्लिम लीग लेकर चली जाती है। पिछले चुनाव में जो रिजर्व इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम्स का, उसमें भी मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, वहां पर भी कई जगह कांग्रेस जीत गई थी चुनाव, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग बहुत शानदार प्रदर्शन करती है और 87% ऑफ द सीट्स दैट वेर रिजर्व्ड, दैट वेर सेपरेट इलेक्टोरेट, थोड़ा सा फर्क है, बता चुका हूं मैं पहले ही अपने लेक्चर्स में सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, तो उन सेपरेट इलेक्टोरेट में तो लगभग सभी सीटों पर ये जीत जाते हैं। और अब इनके पास आ जाएगी नेगोशिएटिंग पावर। तो मुस्लिम लीग और जिन्ना के पास में अब पावर ये है कि हमारे पास 1/3 सीटें हैं, तो 1/3 देश पर हमारा राज होना चाहिए, ये बात कहने के लिए अब उनके पास और ज्यादा पावर आ जाती है। तो जिन्ना का स्टेटस अब धीरे धीरे गांधी जी के बराबर हो गया। मतलब देखो 1946 और 44 के पहले ऐसा नहीं था कि गांधी इज इक्वल टू इंडिया एंड जिन्ना इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये चीज बिल्कुल नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता थे, लेकिन अब क्या है कि देखो जिन्ना को एकमात्र प्रतिनिधि माना जा रहा था कि मुस्लिम्स का या मुस्लिम लीग का, और दूसरी तरफ गांधी जी को एक प्रतिनिधि माना जा रहा था कांग्रेस का और भारत का। तो इन दोनों का कद लगभग अब बराबर हो जाता है। अब एक चाहता था कि इंडिया एक रहे और एक चाहता था कि पाकिस्तान अलग देश बने। तो अब 1946 के जो ये चुनाव हैं इन पर सवाल आ जाते हैं कई बार, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने राज्यों में कांग्रेस जीती, कितने राज्यों में मुस्लिम लीग। तो देखिए कांग्रेस मेजॉरिटी लेकर आती है 8 प्रांतों में, 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल होती है। असम, बिहार एंड उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पर क्यों? क्योंकि खान अब्दुल गफार खान फ्रंटियर गांधी थे यहाँ पर। तो ये एक्चुअली एकमात्र जगह थी जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, कांग्रेस जीती। और अगर यहाँ पर भी वो जीत जाते तो ये मुस्लिम लीग का जो ये परसेंटेज है 87 का, ये 93-4 के आसपास पहुंच जाता, बट मेनली बिकॉज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस दे कुड नॉट विन ऑल द सीट्स हियर। और इसके कारण दिक्कत भी हुई, इन लोगों ने कहा कि हमें तो पाकिस्तान में जाना ही नहीं है, और खान अब्दुल गफार खान को जेल में डाल दिया गया। आई एम श्योर आपको ये बात शायद पता ही होगी, मैंने डिस्कस भी करी थी 1931 वाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वीडियो में। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जो 11 बड़े बड़े प्रांत हैं उनमें से 8 प्रांतों में तो कांग्रेस की सरकार बन गई और 2 में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, बंगाल और सिंध में। हालांकि पंजाब में मैक्सिमम सीट मुस्लिम लीग लेकर आई थी, लेकिन इतनी सीट नहीं थी कि इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आए। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो 3 प्रांतों में, पंजाब, बंगाल और सिंध, तीनों बड़े बड़े प्रांत हैं, इनमें मुस्लिम लीग के पास मैक्सिमम सीट थी, लेकिन बंगाल और सिंध में ही ये सरकार बना पाए। पंजाब में दे वर नॉट एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि कोएलिशन पॉलिटिक्स। तो देखो मुस्लिम लीग लेकर आई थी 73 सीट्स आउट ऑफ 175, मेजॉरिटी नहीं ना, मेजॉरिटी मार्क कितना होगा, 87 या 88 कुछ होगा ना। हाँ देखो थोड़ी सी मैथ्स अपनी कमजोर रहती है, तो इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो बाकी की जो सभी पार्टियां हैं, अकाली दल, कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी, इन सब ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया और ये पंजाब में अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये पंजाब में सरकार बनती है तो मुस्लिम लीग इसके खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देती है। वो कहते हैं कि देखो मेजॉरिटी हमारी है, तो ये जो अभी सरकार है, गठबंधन सरकार, इसको कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है सरकार बनाने की, सरकार तो हमारी होनी चाहिए। तो जैसे ही ये सरकार बनती है इसके खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये विरोध पॉलिटिकल ना होकर एक रिलीजियस टेंशन का रूप ले लेता है। तो 1946 से शुरू हुआ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पंजाब के माहौल को लगातार 2 साल तक खराब रखेगा। 1946 के मध्य से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट 1946 के अंत तक आते आते दंगों का रूप ले लेता है। कम्युनल राइट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे, सिख मुस्लिम दंगे, और 1947 के मार्च महीने में ये सरकार वैसे ही गिर जाती है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको सस्पेंड कर देती है क्योंकि प्रांत की हालत इतनी खराब थी कि गवर्नर ने सरकार को बर्खास्त कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया, और उसके बाद गवर्नर्स रूल लगा दिया गया वहां पर मार्च 1947 से, जो कि आज़ादी के दिन तक चलता रहता है। तो 1946 के चुनाव से संबंधित प्रीलिम्स में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, प्लीज इसके आंकड़ों को याद रखिएगा। 46 और 37 वाले चुनाव के बीच में क्या डिफरेंस था, किसकी सीट कितनी बढ़ गई, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 1946 के इलेक्शंस आज़ादी से पहले भारत के आखिरी चुनाव थे। उसके बाद भारत आज़ाद हो जाएगा 1947 में, और अगले इलेक्शंस होंगे 1951-52 विच विल बी द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन दोनों इलेक्शंस के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क था। यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, यानी कि देश में हर 21 साल से ऊपर के उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था इन चुनाव में। यहाँ पर नहीं था। याद करो 1935 वाले एक्ट में मैंने बताया था कि फ्रेंचाइजी बहुत ही लिमिटेड थी, केवल कुछ लोग वोट दे सकते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। अब आ जाते हैं हम रिन म्यूटिनी पर।
तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हो जाती है, म्यूटिनी हो जाती है। तो ये नौसेना है जिसमें भारतीय नौसैनिक बगावत का बिगुल बजा देते हैं। उसका एक कारण है, आईएनए के ट्रायल्स चल रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आईएनए ट्रायल्स के समय देश में माहौल बहुत गरमाया हुआ था, क्योंकि उन आर्मी ऑफिसर्स को हीरोज के रूप में देखा जा रहा था, क्रांतिकारियों के रूप में, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सैनिकों के रूप में देखा जा रहा था। और ब्रिटिश सरकार उन्हें गद्दार, राजद्रोह का आरोप लगा रही थी, गद्दार होने का आरोप लगा रही थी और उन्हें फांसी पर लटकाने की बात कर रही थी। ऐसे माहौल में रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हो जाती है। 18 फरवरी 1946 को नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, जिनको रेटिंग्स कहा जाता है, ये रॉयल इंडियन नेवी में काम करते थे, क्योंकि देखो ऑफिसर सारे लगभग ब्रिटिश थे। तो रेटिंग्स यानी कि जूनियर ऑफिसर या सैनिकों ने बगावत कर दी। और ये बगावत जब स्टार्ट होती है तो इसके शुरू होने का कारण ये था कि कंडीशंस खराब हैं, सैलरी अच्छी नहीं है, खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है। और ये सब तब है जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि अभी तक खाना पीना सब, सैलरी, ये सब टाइमली हो नहीं पाया था। तो शुरुआत तो यहाँ से होती है, मतलब बेसिक जो एक चिंगारी भड़कती है वो यहाँ से भड़कती है। लेकिन आईएनए ट्रायल्स भी उस समय चल रहे थे, तो इसके कारण भी सैनिक, देश भर के जो सैनिक हैं वो देख रहे थे कि आईएनए ट्रायल्स में क्या हो रहा है, कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये जब बगावत स्टार्ट होती है तो मुंबई में स्टार्ट हुई थी ये, तब उस समय नाम बॉम्बे था। तो बॉम्बे, कलकत्ता जैसे जो बंदरगाह वाले बड़े बड़े शहर हैं, इनमें ये बगावत होती है। ये सारे जहाज खड़े थे बंदरगाह में, दे वर डॉक्ड इन द डॉकयार्ड, कहीं लड़ाई पर नहीं लड़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनाई जाती है। तो सभी जगह के जो ये नौसैनिक हैं ये एक अपनी कमेटी बनाते हैं और इसमें 2 लीडर हैं, नाम आपको याद रखने ज़रूरी है, सिग्नल मैन MS खान और इसके वाइस प्रेसिडेंट बने पेटी ऑफिसर टेलीग्राफिस्ट मदन सिंह। तो मदन सिंह और MS खान ये 2 इंपॉर्टेंट नेता थे इस रिन म्यूटिनी के। तो नेवी में जो ये बगावत हुई, इसके कारण बॉम्बे शहर में दंगे भड़क गए, क्योंकि बॉम्बे शहर के लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करने देना चाह रही थी। तो बॉम्बे में इसको लेकर हिंसा भी हो गई, 200 लोगों की जान भी जाती है और स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब लगने लगा था कि आर्मी भी बगावत कर देगी। तो नेवी ने तो कर ही दी, और अगर आर्मी बगावत कर देती तो ब्रिटिश हुकूमत को 1 महीने के अंदर अंदर देश छोड़ के जाना पड़ता। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार इससे काफ़ी सतर्क हो गई और फिर कांग्रेस के नेताओं से बोलने लगी कि आप जाकर इनसे बात करो। तो पहले तो कांग्रेस के नेता इसमें बिल्कुल नहीं आ रहे थे, बट जब स्थिति ज़्यादा खराब होती है, हिंसा होनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही म्यूटिनियर्स के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो कहते हैं कि देखो बगावत नहीं करनी चाहिए, बगावत गलत है, लोगों की जान जा रही है। तो फिर उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है ये कहकर कि हिंसा ना करी जाए। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ लीडर्स जैसे कि अरुणा आसफ अली, ये सपोर्ट कर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये इस बगावत को खुलकर सपोर्ट कर रही थी। तो फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल नेगोशिएट करने के लिए जाते हैं। तो ये जो बगावत करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, इस सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी के नेताओं से वल्लभ भाई पटेल बात करते हैं और ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश हुकूमत और म्यूटिनियर्स के बीच में सुलह करवा दी जाती है। तो इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो आप देख रहे हैं इनमें अभी से वो आपको गुण नजर आ जाएंगे जो 47 में देश को एक करने के लिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो चाहिए वो अभी से इन्होंने दिखाने शुरू कर दिए थे। तो देखिए, अब मेरे ख्याल से एक लेक्चर में हो जाएगा। अगर बहुत लंबा हुआ देन आई विल स्प्लिट इट इनटू 2। मेरे ख्याल से एक लेक्चर होगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन उसी के अंदर हम खत्म कर देंगे इस सीरीज को। और इसी के साथ ये आज का लेक्चर अब समाप्त होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक बता दें, जैसा भी आपको लग रहा हो, अच्छा बुरा, डू लीव योर फीडबैक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी आधे से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य स्टेट PCS एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। टेल देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल, टू पाथफाइंडर। और मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का प्लस कोर्स आ रहा है 29 दिसंबर से। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जहां पर ये कहानी हम 47 की खत्म कर रहे हैं, उसके आगे मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को पढ़ाने वाला हूं ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। और अगर आप EMI पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको नीचे जो पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, डू मेक यूज ऑफ दैट। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं और अगले महीने पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। दीज आर फ्री टेस्ट सीरीज। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस और उसके डिस्कशंस मैं लेने वाला हूं, सो डू टेक पार्ट इन दैट। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। 11 बजे कॉम्बैट है, लाइव टेस्ट लेना होता है। Remember, it has to be taken live. Thank you very much for watching this. Have a great day.